हेलो एंड वेलकम टू टुडेज न्यूज़ एनालिसिस। आज है 20 फरवरी। तो आज का एनालिसिस शुरू करते हैं। पहली खबर देखेंगे, रसिया ने न्यूक्लियर ड्रिल्स स्टार्ट कर दी हैं बेलारूस में। तो उस पर बाइडेन जो अमेरिकन प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा है कि वार अब इमिनेंट है। इमिनेंट मतलब होके रहेगा, कोई रोक नहीं सकता। इसी में एक शब्द आया है बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल। कहा गया है कि रसिया ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल दोनों का लॉन्च किया है। अब हम देखेंगे कि दोनों में अंतर क्या होता है, बैलिस्टिक मिसाइल क्या होता है, क्रूज मिसाइल क्या होता है। क्रूज मिसाइल उन मिसाइल्स को कहते हैं जो कि पूरे अपने फ्लाइट के दौरान जेट प्रोपल्ड होते हैं। मतलब पूरे फ्लाइट के दौरान उनका इंजन चलता रहता है, उन्हें रॉकेट प्रोपल्सन, जेट प्रोपल्सन मिलता रहता है। पर जो बैलिस्टिक मिसाइल्स होते हैं उनको पूरा नहीं बल्कि आधे रास्ते के थ्रू उनका इंजन चलता है, उन्हें प्रोपल्सन मिलता है। बाकी आधा काम अर्थ की ग्रेविटी करती है। और दोनों में काफ़ी अंतर है। बैलिस्टिक मिसाइल अब एटमॉस्फेयर से बाहर जा रहा है, काफ़ी ऊंचाई से जाके फिर वो एक पैराबोलिक पाथ, जैसे कि कोई हम ईटा फेंकें उस तरह से कोई ये पाथ फॉलो करता है। जबकि क्रूज मिसाइल पूरे टाइम वो जेट प्रोपल्ड होता है, तो वो अपने मन से उसे कंट्रोल किया जा सकता है, यहाँ वहाँ मुड़ा जा सकता है। इसे रडार में डिटेक्ट करना भी मुश्किल होता है, बल्कि बैलिस्टिक मिसाइल को रडार में इजीली डिटेक्ट किया जा सकता है। नेक्स्ट खबर है वेस्ट बंगाल से। वेस्ट बंगाल के सीएम और वहाँ के गवर्नर के बीच में जो कंट्रोवर्शियल रिश्ते चलते रहते हैं उससे रिलेटेड है। ममता बनर्जी, वेस्ट बंगाल के सीएम ने 7 मार्च को असेंबली को समन करने के लिए एक रिकमेंडेशन भेजा था गवर्नर को, जिसे गवर्नर ने वापस कर दिया है। उन्होंने कहा है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल कंप्लायंस के लिए उन्होंने ऐसा किया है। उन्होंने कहा है कि इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशनल मिस्टेक था। आर्टिकल 163 को उन्होंने कोट करते हुए कहा है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विथ सीएम एज हेड इज टू ऐड एंड एडवाइस गवर्नर। उनका कहना है कि आर्टिकल 163 के अनुसार सिर्फ सीएम नहीं बल्कि पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को ये रिकमेंडेशन देनी चाहिए थी। इस वजह से हम इसको वापस कर रहे हैं। अगली खबर है, इंडिया और यूएई के बीच में जो ट्रेड पैक्ट फ्राइडे को फाइनलाइज हुआ है, उसे कहा गया है कि वो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अगले 60 डेज में फाइनलाइज होके रूल्स एंड रेगुलेशन के साथ लग जाएगा, के विल केम इनटू इफेक्ट। इसमें पहले भी आपको बताया है कि एफटीए क्या होता है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट क्या होता है। जब दो या दो से अधिक देशों के बीच में ट्रेड को लेके एक एग्रीमेंट होता है जिसमें कि ट्रेड बैरियर्स, टैरिफ, टैक्सेस को या तो एकदम ख़त्म कर दिया जाता है या तो मिनिमाइज कर दिया जाता है, और दोनों देशों के बीच इन्वेस्टमेंट, ट्रेड ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज काफ़ी स्मूथली फ्लो करते हैं, तब उसे हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कहते हैं। इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के कंसल्टेशंस चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया से भी, इसराइल से भी, कनाडा से भी और भी बहुत देशों से। यूएई से ये फाइनलाइज हो गया है। इसको नाम दिया गया है कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। इसी न्यूज़ में एक और बात कही गई है कि इंडिया ने कहा है कि हम गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल से भी बातचीत कर रहे हैं एक ट्रेड एग्रीमेंट को लेके। अब ये गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल क्या है और उसमें कितने देश हैं, ये हमारे लिए जानना ज़रूरी है। ये सेंटर में हमारा इंडिया, यहाँ से अगर हम ये वेस्ट की तरफ बढ़ेंगे तो ये मिडिल ईस्ट में जो कंट्रीज़ हैं, जो गल्फ कंट्रीज़ हैं, उनके बीच ये एक इकोनॉमिक एग्रीमेंट हुआ था 1981 में, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। इसमें कुल 6 नेशंस हैं, ओमान, यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, बहरीन एंड कुवैत। इस मैप से आप ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे, ये 6 कंट्रीज़ हैं इसमें। चलेंगे पेज नंबर 7 पर। तो पहली खबर है इस पर, फर्स्ट बैच ऑफ MH-60R कॉप्टर्स टू अराइव बाई जुलाई 2020 में इंडिया ने एक डील किया था यूएस से, जिसमें कि यूएस को MH-60R हेलीकॉप्टर्स नेवी के लिए देने हैं, कुल 24 हेलीकॉप्टर्स। उसी का अब दे रहा है कि अराइविंग शुरू हो जाएगा जुलाई से। फ़िलहाल इंडियन पायलट्स को ट्रेन किया जा रहा है यूएस में इन्हीं हेलीकॉप्टर्स पर। देखिए, नेवी इज़ फेसिंग एक्यूट शॉर्टेज ऑफ हेलीकॉप्टर्स, तो उसके लिए ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ है नेवी के पावर कैपेबिलिटीज़ को बूस्टअप करने के लिए। नेक्स्ट न्यूज़ है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फ्लैग्स ऑफ 100 किसान ड्रोन्स। बजट में भी बात की गई थी कि किसान ड्रोन्स को बढ़ावा दिया जाएगा। किसान ड्रोन्स ऐसे ड्रोन्स मतलब जिनका यूज़ किसानों के लिए, एग्रीकल्चर के लिए हो रहा है, क्रॉप को एक्सेस करने के लिए, घर बैठे बैठे देखने के लिए, या इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स के छिड़काव के लिए, या तो आगे चल के हैवी ड्रोन्स को यूज़ करके प्रोडक्ट्स के डिलीवरी के लिए। तो ऐसे 100 किसान ड्रोन्स का पीएम ने कल इनॉग्रेशन किया समझिए। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जल्द ही
इनका नंबर 100 से हज़ारों में हो जाएगा। ये हमारे किसानों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। और ड्रोन टेक्नोलॉजी, जिसको पहले सिर्फ एक डिफेंस टेक्नोलॉजी की तरह देखा जाता था, अब उसका यूज हम वैरायटी ऑफ एरियाज़ में कर सकते हैं और करना चाहिए। ये हमारे किसानों के लिए और नए नए जॉब्स जनरेशन के लिए भी बहुत अच्छा है। नेक्स्ट न्यूज़ है पेज नंबर 9 से, इन्वायरमेंट और इकोलॉजी पर्सपेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। नाइट पॉलिनेटर्स किस तरह से मॉथ हिमालयन इकोलॉजी को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। ये पॉलिनेटर्स क्या होते हैं? ऐसी कोई भी चीज़ जो कि पॉलन ग्रेन्स को मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर, चाहे वो सेम फ्लावर में हो चाहे अनदर फ्लावर में हो, फीमेल पार्ट को स्टिग्मा कहते हैं, वहाँ तक पॉलेंस को वो ले जाते हैं ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। कुछ मेजर पॉलिनेटर्स के एग्जांपल हैं, जैसे बीज, मधुमक्खियाँ, कई सारे इंसेक्ट्स हैं, बटरफ्लाई, बर्ड्स, बैट्स, और यहाँ तक कि आपका एयर भी पॉलिनेशन में मदद करता है। इसी न्यूज़ में बताया गया कि बीज और बटरफ्लाइज को तो अटेंशन मिलता है, उनके प्रिजर्वेशन की भी बात करते हैं हम, पर जहाँ की ये मॉथ भी एक बहुत बड़ा मेजर रोल प्ले करता है पॉलिनेशन में, हिमालयन इकोलॉजी को मेंटेन करने में, इस पर ध्यान नहीं है। इसको समझिए कि जैसे कम इज्जत मिलती है, तो उसी पर बात किया गया कि हमें इस पर भी, इंसेक्ट्स पर भी ध्यान देना चाहिए। चलते हैं वर्ल्ड अफेयर्स की तरफ। तो जर्मनी के म्यूनिक सिटी में म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस चल रहा है। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस एक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है जिसमें कि दुनिया भर के देश हिस्सा लेते हैं, और इसमें वर्ल्ड वाइड चल रहे डिफरेंट सिक्योरिटी कंसर्न्स पर बातचीत होती है। डिप्लोमेटिकली एक सोल्यूशन पर रीच करने की कोशिश की जाती है। ये 1963 से चल रहा है म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। इसी में बातचीत की गई रसिया चाइना के नेक्सस की। इसमें कहा गया कि रसिया और चाइना मिलके ये वर्ल्ड ऑर्डर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। ये दोनों ही एग्जिस्टिंग वर्ल्ड ऑर्डर पर विश्वास नहीं करते हैं और चीज़ों को अपने हिसाब से बदलना चाहते हैं। दोनों की मानसिकता एक एक्सपेंशन वाली है। देखिए, पिछले कुछ समय से रसिया और चाइना के रिश्ते काफ़ी क्लोज होते गए हैं। उसकी वजह भी है, रसिया पे जब 2014 में क्रीमिया के कब्जे के बाद उस पर सैंक्शंस लगे, तो रसिया के पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस बच नहीं गए थे। बीजिंग ने उसका ट्रेड में पूरा साथ दिया, और साथ ही साथ दोनों के जो दुश्मन हैं, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जिसे नाटो है, वेस्टर्न कंट्रीज़ का और भी अलायंस है, उसे ये एक दुश्मन की तरह देखते हैं। तो वो दोनों भी इनका एक ही है, मतलब दोनों का दुश्मन एक है, तो ये दोनों दोस्त बन गए। इसी न्यूज़ में उइघुर्स की भी बात की गई। उइघुर्स एक कम्युनिटी है सिंजियान प्रोविंस, जो नॉर्थ वेस्ट में है चाइना के, वहाँ रहती है, और इसका एक मुस्लिम कम्युनिटी है। इसका वहाँ काफ़ी ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन होता है, उसी की यहाँ बात की गई, ह्यूमन राइट्स एक्सप्लॉयटेशन की। इसके आगे बढ़ते हैं तो ऑस्ट्रेलिया ने चाइना पर इल्ज़ाम लगाया है कि उनके वारशिप ने ऑस्ट्रेलिया के पेट्रोल प्लेन पर लेज़र वेपन फायर किया, जिसकी वजह से उनके क्रू का लाइफ स्टे खतरे में आ गया था। अब ऑस्ट्रेलिया और चाइना दोनों के रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं हैं। उसके कई वजह हैं। एक तो जहां ऑस्ट्रेलिया ओपन और फ्री इंडो पैसिफिक की बात करता है, वहीं चाइना इंडो पैसिफिक रीजन में अपना हेगोमनी जमाना चाहता है। साथ ही साथ चाइना ऑस्ट्रेलिया को एक थ्रेट के रूप में देखता है, क्योंकि ये क्वाड का मेंबर है, और ऑकस ग्रुप जो ऑस्ट्रेलिया, यूके और यूएस का इंडो पैसिफिक को लेके एक सिक्योरिटी अलायंस है, उसका भी मेंबर है। तो ऐसी चीज़ें अक्सर यहाँ चलती रहती हैं। कुछ इंटरेस्टिंग न्यूज़ साइंस एंड टेक्नोलॉजी पेज से भी आ रही है। यहाँ हम देखेंगे तो इसमें बताया गया है, कोलोराडो में रिसर्चर्स ने फ्लावर के रिसर्च में पाया है कि ज़रूरी नहीं है कि इवोल्यूशन स्टेप्स में ही हो, बल्कि कई बार स्टेप्स को जंप भी किया जाता है इवोल्यूशन में। और ये फ्रूट फ्लाइज के बारे में है, कि जिसमें कहा गया है कि फ्रूट फ्लाइज का हम जितना भी कॉग्निटिव एबिलिटी समझते थे, मतलब उनका दिमाग जितना काम करता है उससे वो कहीं ज़्यादा कॉग्निटिव एबिलिटीज़ उनके में है। कई बार तो उनके दिमागों को मैमल्स की तरह काम करता हुआ पाया गया। एक न्यूज़ नीचे है जिसमें पुणे टेलीस्कोप हेल्प्स इन मेजर ब्रेक थ्रू। पुणे में टेलीस्कोप के थ्रू एक मेजर ब्रेक थ्रू मिला है, जिसमें कि फास्ट रेडियो बर्स्ट गैलेक्सी से जो हाइड्रोजन गैस है उसका मैपिंग किया गया है। फास्ट रेडियो बर्स्ट क्या होता है, ये इसमें से जानना जरूरी है। ये फास्ट रेडियो बर्स्ट आर एक्सट्रीमली ब्राइट रेडियो पल्सेस कमिंग फ्रॉम डिस्टेंट गैलेक्सीज एंड दे लास्ट ओनली फॉर फ्यू मिली सेकेंड्स। तो सुदूर गैलेक्सी से आने वाली एक ब्राइट रेडियो पल्सेस, जो कि सिर्फ कुछ मिली सेकेंड्स के लिए होते हैं, उन्हें फास्ट रेडियो बर्स्ट कहा जाता है। और साइंटिस्ट को अभी तक नहीं पता है कि ऐसे क्या एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स हैं जो इस तरह से इतने कम समय में
इतना ज़्यादा रेडियो एनर्जी देते हैं। इस पेज पे और भी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन हैं, जैसे इसमें डार्क मैटर और ब्लैक होल्स की बात की गई है। डार्क मैटर क्या होता है? कहा जाता है कि यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑफ डार्क मैटर, और वो डार्क मैटर अदर पार्टिकल से सिर्फ ग्रेविटी के थ्रू इंटरेक्ट करता है। ब्लैक होल्स क्या होते हैं? जब भी कोई एक मेजर स्टार की डेथ होती है तो इतना ज़्यादा उसका ग्रेविटेशनल फोर्स बढ़ जाता है कि उसका सारा मास एक पॉइंट पे कंसंट्रेट हो जाता है, और फिर उसका इतना ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कि उसके इन्फ्लुएंस के बाहर, ग्रेविटेशनल इन्फ्लुएंस के बाहर लाइट तक नहीं जाती। इस वजह से वो ब्लैक दिखता है। अगर आसपास से कोई लाइट भी जा रही है तो उसमें समा जाएगी, इस वजह से वो ब्लैक होल ब्लैक दिखता है। तो इस तरह की बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें इसमें बताई गई हैं, जिसे टाइम निकाल के पढ़ना चाहिए आपको। नेक्स्ट पेज पे एजीबी शिपयार्ड के फ्रॉड को लेकर बात कही गई है। पहले भी बताया गया, एजीबी शिपयार्ड कंपनी एक गुजरात की शिपयार्ड कंपनी है जिसने लगभग 23,000 करोड़ के कर्ज लिए थे डिफरेंट बैंकों से, और अब वो एनपीए हो गया। इसे कहा जा रहा है कि अभी तक का सबसे बड़ा बैंक फ्रॉड हो सकता है। नेक्स्ट है एलआईसी के आईपीओ के बारे में बताया गया। इनिशियल पब्लिक ऑफ़र क्या होता है? इनिशियल पब्लिक ऑफ़र पहले ही बताया गया है। आईपीओ जब भी कोई न्यू कंपनी या पहले से कंपनी अपनी पहली बार शेयर्स को प्राइमरी मार्केट में बेचती है तो उसे आईपीओ कहा जाता है। एक बार प्राइमरी मार्केट में वो शेयर्स बिक गए तो फिर ओपन मार्केट में जनरल ट्रेड के लिए अवेलेबल होंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड टेक केयर। और जाने से पहले मेरा एफर्ट आपको ज़रा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। सबको इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए, और प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।